400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का बच्चों आपको Kc दे रखा है 0.50 और इसी टेम्परेचर पे आपसे इसका Kp पूछा है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो मोल पर लीटर में लेना है, प्रेशर नेचुरली एटमॉस्फेयर में लेना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों इसका डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है जो कि प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और प्रोडक्ट के मोल कितने बच्चों 2, प्रोडक्ट के मोल है 2 और रिएक्टेंट के मोल का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो वो है 1+3। भाई यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के मोल है 2 और रिएक्टेंट के मोल इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 लिखा था, तो ये 1+3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये डेल्टा एन आ गया बच्चों। तो Kp बराबर क्या आएगा बच्चों? Kp बराबर होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन। अभी Kc कितना दे रखा है बच्चों? Kc आपको दे रखा है 0.50 और R की वैल्यू क्या होगी? देखिए R की हमने अलग अलग वैल्यूज देखी है बच्चों। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन या 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ हमको एक्चुअली जो काम करना है बच्चों वो एटमॉस्फेयर और मोल पर लीटर में करना है, इसलिए R की वैल्यू हम लेंगे 0.0821 और जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है बच्चों दैट यू कैन सी इज इन सेल्सियस में, और उसे केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे बच्चों दैट वुड बी 673 हो जाएगा। भाई क्यों? भाई कैपिटल T जो होता है केल्विन में जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273 होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और फिजिकल केमिस्ट्री मतलब श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन। आप इसको हल करके देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.64 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। और जहाँ तक इसकी यूनिट का सवाल है बच्चों तो यूनिट इसकी होगी एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, और यहाँ पर जो डेल्टा एन है बच्चों वो है -2। भाई प्रेशर हम काहे में लेंगे? एटमॉस्फेयर में लेंगे। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? एटमॉस्फेयर की पावर -2, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, और वैल्यू जो आ रही है बच्चों 1.64 इंटू 10 की पावर -4। हमें दो रिएक्शंस दे रखे बच्चों ये दोनों, और इन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे। तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। कैसे काम करते हैं चलिए हम समझते हैं। देखिए पहली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? पहली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। भाई न्यूमरेटर में हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम पर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और डिनोमिनेटर में बच्चों हम लोग रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। आपने न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिखे, डिनोमिनेटर में आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। ये तो हो गई बच्चों एक बात। अब उसके बाद में जो है ये तो पहली रिएक्शन है हमारे पास, और दूसरी रिएक्शन जो है बच्चों उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन क्या होगा? न्यूमरेटर में अगेन वही घिसी पिटी सी बात कि हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में बच्चों हम लोग जो है रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ये लीजिए साहब हमने लिख दिया। जो मैथमेटिकल अलजेब्रा हम लगाया करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते समय वो हमने लिख दिए। अभी इन दोनों की वैल्यूज हमको नोन है, लेकिन तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करें बच्चों? तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो K है। डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली आप लिखेंगे किसको? प्रोडक्ट को, सॉरी रिएक्टेंट को N2O2, और उनके जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चों उनको हम चढ़ा देंगे पावर में। उनके जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उन्हें हम पावर में चढ़ा देंगे, और न्यूमरेटर में बच्चों हम लिखेंगे NOBR का कॉन्सेंट्रेशन। ये लीजिए साहब, न्यूमरेटर में मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा और डिनोमिनेटर में बच्चों हमने रिएक्टेंट का लिख दिया। अब थोड़ा सा हम खोपड़ी का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे खोपड़ी का इस्तेमाल करें बच्चों की इन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से कैसे भी करके हम ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आएँ, ये वाला एक्सप्रेशन लेकर आए। अभी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है बच्चों। आपको NOBR चाहिए था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जो बच्चों NOBR चाहिए था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको डिनोमिनेटर में Br2 चाहिए था वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में N2 और O2 के पावर में हाफ चाहिए, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले में आ रहा है। भाई हमें कैसे भी करके क्या करना है बच्चों? हमें इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। दैट इज अप टू अस हाउ डू वी एक्सप्रेस, बट वन थिंग इज सर्टेनली श्योर कि हमें क्या करना है बच्चों? इस वाले एक्सप्रेशन को इन दोनों के टर्म्स पर लिखना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें फेरबदल करता हूं बच्चों, जरा गौर कीजिए। मेरे पास में ये जो एक्सप्रेशन आया है बच्चों, इससे मैं अगर NOBR जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है,
मैंने लिखा, और अपॉन में बच्चों ये जो आपके पास में जो लिखा हुआ है, इससे यदि मैं कुछ ऐसा लिखूं, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, इससे यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि N2 और फिर O2 और अपॉन में NO का स्क्वायर, ये लीजिए साहब, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने इसको जो है ये जो लिखा हुआ है आपके पास में, इसे मैंने कुछ ऐसा लिखा और इसकी पावर में हाफ कर दिया, इसकी पावर में हाफ कर दिया, और साथ में बच्चों मैंने ये जो है NO लिख दिया, और साथ में बच्चों मैंने Br2 की पावर हाफ कर दी। ये लीजिए, मैंने क्या करा बच्चों, ये तो जो NOBR था ये एज इट इज़ है, वैसा का वैसा है, और यहाँ अगर हम देखें बच्चों तो ये N2 फिर ये O2 और NO का स्क्वायर, और इनटू में बच्चों NOBR2। एक्चुअली क्या करना है, सारा मैथमेटिक्स लगाना है बच्चों की कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को इन दोनों की टर्म्स पर लाओ। अब आप देखो बकायदा आ चुका है, कैसे आ चुका है, ये ऐसे आ चुका है बच्चों की न्यूमरेटर में NOBR था वो है, BR2 की पावर हाफ थी वो है, और ये देखिए ये NO है, ये N2 की पावर हाफ, O2 की पावर हाफ, और ये NO का स्क्वायर है। NO के स्क्वायर को 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, NO के स्क्वायर को 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बचेगा बच्चों NO, और NO से NO क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिट्टो यही एक्सप्रेशन आएगा, डिट्टो यही एक्सप्रेशन आएगा। अगेन आई रिवाइंड, भाई यहाँ पर देखिए जैसा था वैसा का वैसा, ये जैसा का जैसा था वैसा। मैंने क्या करा, कुल मिलाकर बच्चों मैंने NO का मल्टीप्लाई करा और NO से ही डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ये NO का स्क्वायर है और स्क्वायर की पावर हाफ है, NO का स्क्वायर है और स्क्वायर की पावर हाफ है बच्चों, तो NO से NO कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, और ये N2 की पावर हाफ, O2 की पावर हाफ, डिट्टो ऐसा का ऐसे ही बन गया। तो ये आपके पास में पिक्चर बनकर आ गई बच्चों। और ये देखिए यदि आप, तो ये गौर कीजिए बच्चों, ये क्या है, NOBR अपॉन NOBR2 की पावर हाफ, NOBR अपॉन NOBR2 की पावर हाफ क्या है बच्चों, दैट इज K2, दैट इज K2 एज यू कैन सी। भाई ये देखिए NOBR अपॉन NOBR2 की पावर हाफ K2 है, और ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं बच्चों N2O2 अपॉन NO का स्क्वायर दैट इज K1, और उसकी पावर में हाफ है बच्चों, मतलब ये K1 की पावर हाफ हो जाएगी, और K1 की पावर हाफ मतलब बच्चों और रूट K1, ये हो जाएगा रूट K1। सो दिस वुड बिकम K2 अपॉन रूट K1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नथिंग एल्स। आपको बस केवल K2 और K1 की वैल्यूज को फीड करना है, आपको केवल K2 और K1 की वैल्यू को फीड करना है बच्चों। यहाँ पर मैं फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ, ये जो NOBR अपॉन ये जो है बच्चों दैट इज K2, और ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं बच्चों वो K1, और उस पूरे की पावर हाफ है मतलब रूट K1। तो इस तरीके से K2 और K1 की वैल्यूज आपको केवल मात्र फीड करनी है, आपका काम हो जाएगा। और इससे बच्चों हम एक और तरीके से करते हैं, इससे आसान तरीके से। देखिए यहाँ हमें क्या करना होता है, ऐसे कुछ रिएक्शन के हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं और किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको बनाना है, तो हम कैसे भी करके इस रिएक्शन को इन दोनों रिएक्शन की मदद से बनाएं, और उसके लिए थोड़ी सी दिमाग की घंटी बजाते हैं। और वो दिमाग की घंटी क्या बजाते हैं बच्चों, हमें क्या चाहिए, N2 और O2 चाहिए और उनका हाफ चाहिए। गौर कीजिए, हमें N2 और O2 चाहिए और उनका हाफ चाहिए। अब ये जरा गौर कीजिए कि N2 और O2 कहाँ आ रहे हैं, N2 और O2 सेकेंड वाली रिएक्शन में आ रहे हैं, सॉरी फर्स्ट वाली रिएक्शन में आ रहे हैं। भाई N2 और O2 जो है वो कहाँ आ रहे हैं, वो फर्स्ट वाली रिएक्शन में आ रहे हैं, और आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसमें आ रहे हैं राइट हैंड साइड पर। आपको वो N2 और O2 लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए और उसमें राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं, और साथ में हाफ भी है। तो हमें क्यों ना एक काम करें कि हम फर्स्ट रिएक्शन में हाफ का मल्टीप्लाई कर दें, ना केवल हाफ का बल्कि माइनस हाफ का। भाई हम लोग पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। मैंने आपको जस्ट सिंपल सा तरीका बताया है बच्चों कि आप क्या करिए कि कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इन दिस फॉर्म। सो व्हाट टू डू फॉर दैट रिगार्ड, हम क्या करें बच्चों, हम इसको जरा इधर ले आए, इधर ले आए तो माइनस लाना पड़ेगा। भाई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे माइनस, और साथ में 2 से डिवाइड करेंगे साहब, ये हो गया। और साथ में आपको क्या चाहिए बच्चों, हाफ Br2 चाहिए, वो इस रिएक्शन में सेकेंड वाली रिएक्शन में आ रहा है, और हाफ ही चाहिए और हाफ ही आ रहा है। तो आप सिंपल सा काम ये करिए बच्चों कि कैसे भी करके आप ये वाला एल्गोरिथम लगाइए। हम ये एल्गोरिथम लगा कर देखते हैं क्या होता है। हमने फर्स्ट रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया और माइनस करा, तो चलिए ये 2 से डिवाइड किया बच्चों, ये लीजिए 2 से डिवाइड किया और माइनस किया। भाई 2 से डिवाइड किया और माइनस किया, और सेकेंड वाली रिएक्शन को बच्चों मैंने एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ लिखा। तो ये लीजिए, अभी मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, NO प्लस हाफ Br2, ये लीजिए,
और राइट हैंड साइड पर यदि आप देखें बच्चों, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन को -½ से मल्टीप्लाई किया है, ये -½ से मल्टीप्लाई हो गया, और सेकेंड वाली रिएक्शन को बच्चों एज इट इज़ जोड़ दिया है, तो वो लीजिए वो आपके पास में ये हो गया। वो जो गैसियस स्टेट वगैरह मैं उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट समझने के लिए बच्चों हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन में 2 से डिवाइड किया, माइनस किया, और 2 से डिवाइड किया, माइनस किया, तो ये माइनस किया। देखिए अब क्या होगा बच्चों, ये -2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और अच्छा मैंने गलती कर दी है बच्चों, यहाँ पर क्या कोई नहीं करी मैंने, ऑफ कोर्स मैंने करी है गलती, क्योंकि मैं जब इसमें -1/2 लिख रहा हूँ तो ये -O2 है एक्चुअली, तो मैंने Br2 लिख दिया। शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि सर कुछ गलती कर रहे हैं, तो साहब -½ N2 -½ O2। अब ये इन दोनों को LHS पे ले आइए, इन दोनों को LHS पे ले आइए बच्चों, तो ये N2 + ½ O2 और +½ Br2 गिव अस NOBr। देखिए बिल्कुल रिएक्शन बन गई वो। हमने इन दोनों रिएक्शन में कुछ ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगाया कि उन दोनों की हेल्प से बच्चों ये रिएक्शन बन जाए, तीसरी रिएक्शन बन जाए, बकायदा बन रही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, फर्स्ट रिएक्शन में आपने -½ का मल्टीप्लाई करा है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन में आप -½ की पावर चढ़ाएंगे। भाई चूंकि आपने फर्स्ट रिएक्शन में -½ का मल्टीप्लाई करा है, इसलिए -½ का पावर चढ़ाएंगे, और सेकेंड वाली रिएक्शन को बच्चों आप क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं लाए। तो ये K1 की पावर -½ और K2 मतलब हो गया बच्चों K2/K1 की पावर ½ और K2 जो है बच्चों दैट इज़ 1.4, और जहाँ तक K1 का सवाल है बच्चों तो वो क्या है, 2.4 × 10⁻30 10⁻30। अब आपको केवल इसको हल करना है बच्चों, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल फाइंड इट इज 9.037 × 10⁻16। अब वो पूरा कैलकुलेशन करके मैं नहीं बताऊंगा, मुद्दे की बात ये होती है बच्चों, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको जितनी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे उनकी हेल्प से आप जो है बच्चों जो अननोन रिएक्शन है, जो अज्ञात अभिक्रिया है, उन नोन रिएक्शन की वजह से कैसे भी करके उस अननोन रिएक्शन को बनाइए, और जितने का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा करेंगे उतने की पावर चढ़ा दिया करेंगे, सिंपल। और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपने -½ का मल्टीप्लाई करा था, -½ का पावर चढ़ा दी, और ये एज इट इज़ था ये, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज फीड कीजिए, आंसर रेडी आ जाएगा। 3 ग्राम मोल PCl5 को हमने लिया बच्चों एक 4 लीटर के वेसल में, और ये 40% डिसोसिएट हो रहा है। हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले बच्चों हम इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखें। भाई PCl5 जब डिकम्पोज होता है या डिसोसिएट होता है तो बनाता है PCl3 और साथ में Cl2। लगे हाथों मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये जो PCl5 होता है ये काफ़ी अनस्टेबल किस्म का कंपाउंड होता है, और बहुत आसानी से ये PCl3 और क्लोरीन में डिकम्पोज होता है, इसीलिए बच्चों इसे क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। चलिए हम वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोला है बच्चों t = 0 पे आपने इसके कितने मोल लिए, t = 0 पे आपने इसके 3 मोल लिए, और 3 मोल तो हमने इसके ले लिए साहब। और जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% ये डिसोसिएट हो गया। अब 40% डिसोसिएट हो गया मतलब 100 मोल लेने पर, 100 मोल लेने पर बच्चों 40 मोल डिसोसिएट होते हैं। अगर मैंने 100 मोल लिए तो 40 मोल डिसोसिएट होंगे, तो 1 मोल लेने पर बच्चों 40/100 यानी कि 0.4 मोल डिसोसिएट होंगे। तो 3 मोल अगर मैं लेता हूं बच्चों तो 3 मोल को लेने पर 3 × 0.4 यानी कि 1.2 मोल डिसोसिएट होंगे। अगेन आई रिवाइज बच्चों, 100 मोल 40% डिसोसिएशन हो रहा है। अब 100 मोल लेता हूं तो 40 मोल डिसोसिएट हो, तो 1 मोल पर इतने, तो 3 मोल पर इतने। तो बच्चों जब ये तो शुरुआती वाली बात हो गई, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी, तब क्या होगा बच्चों, इसमें से 1.2 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। अभी 1.2 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे बच्चों, तो बचेंगे कितने, 3 - 1.2। बिगिनिंग में कितने मोल लिए थे, 3, उसमें से 1.2 मोल डिसोसिएट हो गए, बचे कितने, 3 - 1.2। भाई आपको बचे कितने, आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो 3 मोल में से 1.2 मोल डिसोसिएट हो गए, बचे 3 - 1.2। एक बात, और जब बच्चों इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 1 मोल बनता है।
जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 1 मोल बनता है, तो जब इसके 1.2 मोल डिसोसिएट होंगे बच्चों तो इसके भी 1.2 मोल बनेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस आर डिसोसिएटेड, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस आर फॉर्म, क्योंकि दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब इसका 1 मोल अगर डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसके 1.2 मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके 1.2 मोल बनेंगे, और इसके 1 मोल डिसोसिएट होने से बच्चों इसका भी 1 मोल बनता है, तो इसके 1.2 मोल डिसोसिएट होने से इसके भी 1.2 मोल्स ही बनेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, भाई इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्री हमारे को सारी जानकारी दे देती है। भैया इसका 1 मोल डिसोसिएट हुआ तो इसका 1 मोल बना, तो इसका भी 1 मोल बना, और तो इसके 1.2 मोल डिसोसिएट होने से इसका 1.2 मोल और इसके भी 1.2 मोल बन जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पर बच्चों हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों 4 लीटर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही बच्चों यदि मैं PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ऐसे ही बच्चों यदि मैं Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम दोनों का आ गया। Now it is the time for determination of its Kc which is given by PCl3 का concentration into Cl2 का concentration अपॉन में बच्चों PCl5 का concentration। और रही बात PCl3 के concentration की बच्चों, तो वो दोनों के बाई चांस क्या है 1.2/4 यानी 1, ये अगर देखा जाए बच्चों तो ये आपके पास में है 3/10 और ये भी है 3/10 है बच्चों। क्यों है 3/10? क्योंकि इसको अगर मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो ये 3/10 आएगा और ये भी 3/10। और रही बात इसको करने जाएंगे बच्चों तो ये जो आपके पास में आएगा ये कितना आ रहा है बच्चों, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, चलिए 1.8/4। अभी इससे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 9, 1.8 से 9 जाएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा 5 टाइम्स, 4 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अपॉन में बच्चों 10 10 जा 100 हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। 3 3 9, 1.8 से 9 जाएगा 5 टाइम्स, ये 4 ऊपर चला गया इंटू 100। सो ये जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 0.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बड़ी सिंपल तरीके से निकल आएगा। और जहां तक इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एन निकाल कर देखें बच्चों तो इसका डेल्टा एन क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, मतलब 1। डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होगी बच्चों क्या, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन यानी कि 1। 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को बच्चों हमने इनिशियली 4 लीटर के एक वेसल में मिलाया है, और इस तरह की कुछ रिएक्शन हो रही है जिसमें ये कहा है कि 25% नाइट्रोजन जो है साहब वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, और इसके बाद में एक और रिएक्शन दे रखी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे बच्चों कि यहाँ पर 25% नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अभी बच्चों हम लोग जानते हैं कि 100 मोल लेने पर 25 मोल कन्वर्ट हुए। 100 मोल लेने पर 25 मोल कन्वर्ट हुए, तो 1 मोल लेने पर कितने कन्वर्ट होंगे बच्चों, 1 मोल लेने पर 25/100 यानी कि 0.25 मोल कन्वर्ट होंगे। भाई 100 पे 25 तो 1 पर 0.25। तो यहाँ हम देखें बच्चों यदि तो इनिशियली जो हमने साहब ये लिया था वेसल का वॉल्यूम 4 लीटर दे रखा है। अभी जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा, उन 1 मोल में से 0.25 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे। उन 1 मोल में से 0.25 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे तो 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 विल चेंज टू 0.75। अगेन आई रिपीट, भाई आपने इनिशियली कितने मोल लिए थे, 1 मोल, उसमें से 0.25 मोल कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने, आपको जो लिखने हैं बच्चों वो इक्विलिब्रियम के टाइम के मोल लिखना होते हैं। तो 1 मोल लिया था उसमें से 0.25 चले गए, बचे इतने। अब बच्चों यहाँ नाइट्रोजन के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। अब इसका 1 मोल जब कन्वर्ट इस रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं। भाई रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं। तो जब इसके 0.25 मोल रिएक्शन कर चुके हैं, कितने, 0.25
5 मोल्स रिएक्शन कर चुके हैं। तो इसके कितने करेंगे, इसके करेंगे बच्चों 0.75, उसके 3 गुने, उसके 3 टाइम्स, रिवाइज अगेन 1 मोल जब इसका रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं। तो जब इसके 0.25 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 0.75 मोल रिएक्शन करेंगे, और उसके बाद बच्चों इसके बचेंगे 2.25 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स विल रिमेन अनरिएक्टेड, नेचुरली 2.25। अब बच्चों यहाँ पर फिर हम थोड़ी सी और स्टाइकियोमेट्री लगाएं। इसका जब 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ दिस react with this, then how many moles of ammonia are formed? 2 मोल। तो जब इसके 0.25 मोल ने रिएक्शन करिए बच्चों तो इसके 2 इंटू 0.25 यानी कि 0.5 मोल्स बनेंगे। बच्चों जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो उसके 2 मोल बनते हैं, जस्ट दुगने बनते हैं। यही रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री बच्चों। हम देखें अगर तो बस केवल और केवल स्टाइकियोमेट्री मात्र से हमारा काम हो जाएगा। जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो जब इसके 0.25 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 0.5 मोल्स बन जाएंगे, डबल बन जाएंगे। तो ये हो गया साहब। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा बच्चों इसके मोल्स अपॉन इसके वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना बच्चों 4 लीटर। ऐसे ही यदि मैं हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन उसका वॉल्यूम, और ऐसे ही बच्चों यदि मैं अमोनिया के बारे में बात करूं तो अमोनिया के भी मोल्स अपॉन उसका वॉल्यूम। हाउ टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय बच्चों नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो भी इक्विलिब्रियम के टाइम पर है वो। अब यहाँ यदि मैं Kc के बारे में बात करूं बच्चों तो Kc क्या होगा, इसका Kc होगा न्यूमरेटर में यू विल राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन को, और डिनोमिनेटर में ही हाइड्रोजन का क्यूब भी आ जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, अब यदि मैं अमोनिया के बारे में बात करूं तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5/4 और उसका स्क्वायर, और फिर नाइट्रोजन का बच्चों 0.75 और अपॉन 4, और यदि हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं बच्चों देन यू विल फाइंड इट इज़ 2.25/4, और इसका आपको क्यूब भी करना पड़ेगा बच्चों। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट्स क्यूब। अब इस सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लगाएंगे बच्चों, और इस सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लगा देने के बाद इसकी वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो आ रही है 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -5। कितनी आ रही है बच्चों, दैट इज़ 1.49 इंटू 10 की पावर -5 आ रही है। और इसके बाद में बच्चों इसी रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिख रखा है, आपसे निकाल लिया, पर एक और रिएक्शन आपको दे रखी बच्चों, ½ प्लस 3/2s2, और साथ में बच्चों ये अमोनिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो ये 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप बच्चों। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, दैट न्यूमरेटर में आपने लिखा इसको, डिनोमिनेटर में आपने लिखा इसको, और ये लीजिए आपने लिखा हाइड्रोजन को। और क्या होगा बच्चों, अभी हम यहाँ पर जो है ये सभी की वैल्यूज रख देंगे सिंपली, या फिर डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं बच्चों कि आप देखिए ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में यदि मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई बाय हाफ इन दिस रिएक्शन देन यू विल गेट दिस रिएक्शन। भाई इस रिएक्शन में आधे का मल्टीप्लाई कर देने पर यह आ जाएगा, और आप जानते हो बच्चों जितने का आप मल्टीप्लाई करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय उतने की ही आप पावर चढ़ाते हो, तो ये आ जाएगा बच्चों √ऑफ 1.49 इंटू 10 की पावर -5। और ये सारे कैलकुलेशन यदि आप लगा लेंगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा कितना, दिस यू विल फाइंड इज इक्वल टू 3.86 इंटू 10 टू दी पावर -3। और यूनिट जो भी होगी इनकी आप लिख सकते हैं बच्चों। मैं बता देता हूँ एक बार इसकी स्टाइकियोमेट्री फिर से। आपको बोला है कि 1 मोल अमोनिया नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के 4 लीटर वेसल में रिएक्शन करने के लिए छोड़े गए हैं, और 25% नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है। अभी देखिए 100 पे 25 तो 1 पर इतना, तो 1 नाइट्रोजन के कितने मोल रिएक्शन करी 0.25, और इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं, तो इसके 0.25 करेंगे तो इसके 0.75 करेंगे। बचेंगे कितने साहब, 3 मोल थे, 0.75 ने रिएक्शन कर ली, बचेंगे इतने। इसके 1 मोल में से इतने ने रिएक्शन कर ली, बचेंगे इतने, और इसके 1 मोल रिएक्शन करते हैं तो इसके दुगने बनते हैं, तो इसके बच्चों अगर 0.25 ने करी तो इसके दुगने मतलब इतने हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वो सिंपली कॉन्सेंट्रेशन होता है, नंबर ऑफ
ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वैल्यूज फीड करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने जो है बच्चों पहले से कर रखा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, मैं अभी आपके सामने तो कर नहीं रहा हूँ, और अननेसेसरी इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें, मुद्दे की बात पर आए, अपन काम की बात समझे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन तो हो सकता है आप लोग मुझसे और ज़्यादा फास्ट कर लो शायद। और सेकेंड वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट जितने का आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन में मल्टीप्लाई करा उतने की पावर चढ़ाएंगे और आपके पास में बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। 3.2 moles of HI are taken in a sealed tube। और ये बोला है कि बच्चों 20% HI डिसोसिएट होता है। आपसे पूछा है HI के मोल्स, आपसे पूछे हाइड्रोजन के मोल्स, आपसे पूछा आयोडीन के मोल और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डीकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। ये देखिए HI जब डीकम्पोज होता है तो क्या बनाता है बच्चों, ऑन डीकम्पोजिशन इट मेक्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसने डीकम्पोजिशन पर बच्चों हाइड्रोजन और आयोडीन को बनाना है। और बिल्कुल बिगिनिंग में इनिशियली आपने इसके 3.2 मोल्स लिए हैं, 3.2 मोल्स लिए। और बच्चों हम जानते हैं कि 100 मोल लेने पर 20 मोल डिसोसिएट होते हैं। 100 मोल लेने पर 20 मोल डिसोसिएट होते हैं। तो 1 मोल लेने पर बच्चों कितने मोल डिसोसिएट होंगे, 1 मोल लेने पर 20/100। तो बच्चों अगर मैंने 3.2 मोल्स लिए तो 3.2 मोल्स लेने पर कितने होंगे बच्चों, 3.2 इंटू 0.2, भाई ये 20/100 कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। सो हाउ मेनी मोल्स आर डिसोसिएटेड, 0.64, 0.64 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। ये लीजिए साहब, आई रिवाइज, 100 मोल लेने पर 20 मोल डिसोसिएट हुआ, तो बच्चों 1 मोल लेने पर इतने, तो 3.2 मोल्स लेने पर बच्चों इतने मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम आने पर बच्चों बचेंगे कितने, हाउ मैनी मोल्स विल रिमेन अनरिएक्टेड व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कितने मोल बचेंगे। तो देखिए साहब 3.2 थे, उसमें से 0.64 मोल डिसोसिएट हो गए, उसमें से 0.64 मोल डिसोसिएट हो गए, बचेंगे मेरे ख्याल से बच्चों कितने, 2.56। दीज मैनी मोल्स विल रिमेन अनरिएक्टेड, इतने मोल बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसमें लिखा है 1 और इसमें भी लिखा है 1। अभी इसके 2 मोल डिसोसिएट होते तो इसके 1 मोल बनते, जब इसके 2 मोल डिसोसिएट होते तो इसका 1 मोल बनता। तो इसके जब 0.64 मोल डिसोसिएट होंगे बच्चों तो इसके बनेंगे 0.32। अगेन आई रिवाइज बच्चों, इसके 2 मोल डिसोसिएट होने पर इसका 1 मोल बनता है, जब इसके 2 मोल डिसोसिएट होते हैं इसका 1 बनता है, जस्ट हाफ बनता है। तो जब इसके 0.64 डिसोसिएट होंगे तो उसका हाफ, 0.64 का हाफ कितना होगा, नेचुरली 0.32। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस वुड बी फॉर्म, 0.32। लाइकवाइज बच्चों जब इसके 2 मोल डिसोसिएट होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल डिसोसिएट होने पर इसका 1 मोल बनता है, मतलब हाफ बनते हैं। तो इसके 0.64 मोल डिसोसिएट होने पर बच्चों इसके 0.32 मोल्स बनेंगे। ये तो एक बात हो गई बच्चों। और अगली बात हमारे पास में क्या आएगी, ये तो हमने मोल्स निकाले, हमें मोल्स ही निकालना था मेरे ख्याल से। अब उसके बाद में हमसे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है Kc, वो क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर में आप लिखेंगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर हमें वेसल का वॉल्यूम नहीं दे रखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हमें वेसल का वॉल्यूम चाहिए होता है। कोई बात नहीं, हमने मान लिया सपोज द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज V लीटर। मैंने मान लिया वेसल का वॉल्यूम कितना है साहब, V लीटर। V लीटर अगर मैं सपोज कर लेता हूं तो हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितना का वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 2.56 अपॉन V और हाइड्रोजन का आ जाएगा बच्चों 0.32 अपॉन V और आयोडीन का आ जाएगा बच्चों कितना, आयोडीन का आ जाएगा 0.32 अपॉन V। सो दिस इज देयर कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या होगा बच्चों, Kc निकालना है। Kc निकालने के लिए न्यूमरेटर में आई विल राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन डिनोमिनेटर आई वुड राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हियर यू सी दिस इज 0.32 ओवर V, this is also 0.32 over V and this is 2.56
ओवर v एंड दिस इज होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारे को यहाँ पर काम करना होगा। हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिए बच्चों प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के, और फिर v का स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है बच्चों, दोनों का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों यहाँ पर 0.0156 आ जाएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं है। भैया मैं तो पहले से कैलकुलेट करके बैठता हूँ, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों। स्टाइकियोमेट्री है सिंपली कि 3.2 मोल लिए तो उसमें से 20% डिसोसिएट हो गए। 100 मोल लेने पर बच्चों 20 हुए तो 1 मोल लेने पर इतने होंगे, तो इतने पर इतने होंगे, मतलब 3.2 मोल थे, उसमें से 0.64 मोल चले गए, बचे इतने। अब इसके 2 मोल लेने पर बच्चों इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.264 मोल लेने पर इसके इतने बनेंगे, और इसके 2 मोल पे इसका 1 मोल बनता है तो इसके 0.64 पर बच्चों इसके इतने बनेंगे। और रही बात कॉन्सेंट्रेशन निकालने, अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के कितने, आयोडीन के कितने, और ये। और जहां तक केसी का सवाल है बच्चों, तो उसमें आपको वॉल्यूम भी चाहिए था, और वॉल्यूम वी सपोज कर लिया। बाई चांस ये एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों जिसका डेल्टा एन 0 है, और डेल्टा एन 0 होने से न्यूमरेटर के वी डिनोमिनेटर के वी से कैंसिल हो जाएंगे, वी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आंसर आपके सामने है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बच्चों N2O4 25% डिसोसिएट हो रहा है। आपसे पूछा बच्चों इस रिएक्शन का Kp। अव्वल दर्जे पर बच्चों हम लोग जो है इसके पहले डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखें भाई। N2O4 ऑन डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन गिव्स अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई रिपीट, दिस इज N2O4 जो कि बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना डिसोसिएट हो रहा है, 25% डिसोसिएट हो रहा है। और आपसे पूछा है इस रिएक्शन का Kp भैया, तो पहले हम इसका Kp निकालें। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम T=0 पे बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इसका 1 मोल लिया है भाई। T=0 पे मैंने इसका 1 मोल ले लिया, और जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, जब इसका इक्विलिब्रियम आएगा, इसकी साम्यावस्था प्राप्त होगी, तो क्या होगा, उसमें से बच्चों 25% डिसोसिएट हो गया, मतलब 0.25 मोल चले गए। और अभी 100 पर 25 तो 1 पर 0.25 बचकानी बात है, अब तो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों 1 मोल है, 100 पर 25 तो 1 पर कितना, 0.25। अब इसके 1 मोल डिसोसिएट होते तो इसके 2 मोल बनते भाई। जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो यहाँ पर उसका दुगना मतलब आपको करना है। 1 मोल से 2 मोल बनते हैं तो 0.25 से उसके 2 × 0.25 यानी कि इतने बन जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास में इसके मोल इतने आ गए, इसके मोल इतने आ गए। अब ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम के टाइम पर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए Kp को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, जैसे N2O4, तो N2O4 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 में से 0.25 गए, मतलब 0.75। और किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या बच्चों, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। आई रिपीट, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, तो क्या होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर। या यूँ कह लीजिए कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, दैट वुड बी 3/5 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। एंड व्हाट अबाउट दैट ऑफ NO2? NO2 का यदि मैं निकालूं बच्चों, तो NO2 का कितना होगा, NO2 का पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सेम थिंग, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। सो यू वुड से इट इज 2/5 एटमॉस्फेयर। आई रिपीट भाई, आपको अगर N2O4 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो होगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, 3/5 एटमॉस्फेयर। लाइकवाइज यहाँ पर भी बच्चों सब्सटेंस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल्स अपॉन टोटल, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे साहब, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये आपके पास में पार्शियल प्रेशर आ गया बच्चों, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इन दोनों के आ गए। ऑब्वियसली दोनों के पार्शियल प्रेशर का आप सम देख लीजिए, 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, और आ भी रहा है। पार्शियल प्रेशर्स का ही सम बच्चों, सारी इंडिविजुअल जितनी भी गैसेस होती हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर का सम ही जो होता है बच्चों, वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो ये आपके पास में आ गया। अब बारी आती है बच्चों Kp की, तो Kp क्या होगा, इन न्यूमरेटर आई विल राइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, इन डिनोमिनेटर आई विल राइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4।
न्यूमरेटर में बच्चों हम NO2 को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम N2O4 को लिखेंगे, और ये जो आएगा बच्चों दिस वुड बी 2/5 का स्क्वायर एंड दिस वुड बी 3/5। आई रिपीट, N2O4 का पार्शियल प्रेशर इतना है, NO2 का इतना है। अब इससे आपको हल करना है बच्चों, तो यू विल फाइंड दिस इज 4/25, दिस इज 3/5, और ये 5 से 25 चला जाएगा बच्चों, तो बचेगा 4/5 इंटू 3 एंड दैट इज 4/15। और 4/15 को यदि मैं बच्चों और सॉल्व करूँगा, 4/15 को यदि मैं और सॉल्व करूंगा बच्चों, तो मैं ये क्या पाऊंगा, आई विल फाइंड दिस वुड बी इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा ये, हाँ मैंने सही करा है, ये आपके पास में 25, 5 3 बिल्कुल ठीक है, 5 3 15 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आ रही है बच्चों 0.267 एटमॉस्फेयर, 0.267 एटमॉस्फेयर। ये आ गया आपके पास में बच्चों, ये तो आ गया क्या साहब, ये हमारे पास में आ गया इस रिएक्शन का केपी आ गया। अब आगे का काम हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 0.51 एटमॉस्फेयर। देखिए अब दूसरे केस में जो टेम्परेचर है बच्चों वो उतना ही दे रखा है जितना पहले है, प्रेशर को चेंज किया है, और अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा बच्चों, भले ही आप प्रेशर को चेंज करें, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा बच्चों तो केपी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, केपी वुड रिमेन अनचेंज, जितना केपी अभी आपने निकाल दिया वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम जो है बच्चों सेकंड केस में हमसे पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो हम एक काम करें, वही रिएक्शन तो वही की वही है, वही डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब मैं काम करता हूं बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात की, मैं इसमें से 1 मोल शुरुआत में मान लेता हूं, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है बच्चों तो मैंने मान लिया कि इसमें से x मोल चले गए। अब जब इसमें से x मोल जाएंगे तो इधर कितने मोल बन जाएंगे, 2x। भाई इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है 1, 1 मोल से इसके 2 मोल जहाँ बनते हैं तो इसके x मोल से इसके 2x बन जाएंगे, भाई उसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं तो उसके x से इसके 2x बन जाएंगे। यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ में आ गई। अब बच्चों यदि मैं इधर यदि मैं N2O4 का पार्शियल प्रेशर निकालूं, इफ़ आई डिटरमाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो वो क्या होगा बच्चों, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, यही होगा। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं NO2 की बात करूं तो वो क्या होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, सब्सटेंस के मोल अपॉन टोटल मोल्स इनटू ये, तो ये आपके पास में NO2 का पार्शियल प्रेशर आ गया, और ये बच्चों आपके पास में N2O4 का आ गया। अब इससे अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या पाते हैं, देखिए 1 में से x जाएंगे, फिर 2x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 0.1, और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 0.1। होप ये पिक्चर समझ में आई है आपको बच्चों। ये आपके पास में आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू दिस, और ये कुछ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ KP। अब यदि बच्चों मैं KP निकालता हूँ तो KP की वैल्यू जो होगी बच्चों, न्यूमरेटर में यू विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, आप N2O4 को प्रोडक्ट को लिखेंगे सॉरी, और KP की वैल्यू जितनी आ गई है बच्चों वो उतनी की उतनी है 0.267, और ये लीजिए बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 0.1। भाई न्यूमरेटर में आपने प्रोडक्ट को लिखना है और डिनोमिनेटर में आपने रिएक्टेंट को लिखना है, तो ये लीजिए आपके पास में। और अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों KP ज्यों का त्यों रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया होता तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों KP में भी चेंज आ गया होता, पर ये एक अच्छी बात थी कि टेम्परेचर वैसा का वैसा ही है। तो अभी आप इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, या जो भी इसमें जो भी कैलकुलेशन वर्क है बच्चों वो करेंगे। चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा बच्चों, 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच्चों ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इनटू कितना बच्चों 0.1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच्चों 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 0.1।
ये कुछ आया। अभी हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पर 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा बच्चों कितना 0.267 और ये न्यूमरेटर में बच्चों 4x²। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस एक्स है और ये 1 माइनस एक्स है और ये दोनों चूंकि डिनोमिनेटर में आ जाएंगे बच्चों, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस x² और इनटू में बच्चों 0.1। होप आपको बात मेरी समझ में आई है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या करा बच्चों, ये 4x² तो एज इट इज एक 0.1 से 0.1 चला गया, 0.1 बचा और ये 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल रिड्यूस टू 1 माइनस x²। अभी आप चाहें तो बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा बच्चों 0.267 माइनस 0.267 x² इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ये 4 इंटू 0.1 कितना, अब 4 इंटू 0.1 हो जाएगा बच्चों 0.4x²। 4 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.4x²। और फिर फर्दर बच्चों मैं इस माइनस वाले को RHS पे ले जाता हूँ। जब इस माइनस वाले को RHS पे ले जाऊंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो यहाँ पर 0.267 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 0.667 x² और इससे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी 0.267 अपॉन 0.667। अब ऑफ कोर्स ये एक कैलकुलेशन बराबर के बच्चों और इसको कैलकुलेट कर देने पर आपके पास में ये वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट वुड बी 0.632 आ जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई है, मतलब एक मोल लेने पर कितने मोल डिसोसिएट हुए, एक मोल लेने पर कितने मोल डिसोसिएट हुए। पर आपको पूछा है बच्चों परसेंटेज डिसोसिएशन, तो एक पर इतने हुए तो 100 पर कितने होंगे, 100 पर बच्चों 0.632 इंटू 100 कर देंगे। सो आई वुड से 63.2% डिसोसिएट होगा, 63.2% डिसोसिएट होगा बच्चों। नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर यदि मैंने प्रेशर को कम कर दिया है तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस केस में देखिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और ली शैटेलियर प्रिंसिपल से हम जानते हैं बच्चों कि यदि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो उसके लिए प्रेशर कम करना पड़ता है, अदरवाइज प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में फेवर होती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अभी यहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो मुझे प्रेशर को कम करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। इनिशियली 1 मोल लिया था, उसमें से 25% डिसोसिएट हो गया, 100 पर 25 तो 1 पर 0.25, 100 में मतलब 1 में से इतना चला गया, बचेगा इतना। 1 मोल लेने पर इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके 0.25 मोल लेने पर इसके इतने बन जाएंगे। तो जो आपके पास में किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, टू डिटरमाइन केपी आई नीड देयर मोल पार्शियल प्रेशर्स, और पार्शियल प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का होता है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू 100। ये ऐसे ही इन दोनों का सम 1 आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस टोटल प्रेशर अनडाउटेडली। तो अब ये इस तरह से आपके पास में केपी आ गया, कैलकुलेशन का काम मैंने आपने अलग से कर लेना है। और फिर बच्चों अब प्रेशर आपने चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर वही का वही रखा है, तो केपी में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना केपी पहले था उतना ही केपी बाद में रहेगा। अब शुरुआत में आपने 1 मान लिया, उसमें से x टूट गया, ये बना 2x। फिर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो वो होगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू प्रेशर। ये आ गया साहब। ऐसे ही यहाँ पर अब Kp की वैल्यू वैसी की वैसी रख के सॉल्व कर लीजिए बच्चों। x की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ दिस आ रही है जो कि लगभग 0.632 आ रही है। हो सकता है आपके कैलकुलेशन में कुछ 19-20 हो जाए या मैंने गलत भी करा हो, ये भी हो सकता है बच्चों। और सॉल्व कर लेने पर तो ये हमारे पास में 1 पर आया, और 100 पर निकालने के लिए बच्चों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वुड बी 63.2%। 1 मोल इथाइल अल्कोहल, 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल वाटर को लिया गया है बच्चों, और ये कहा है कि 54.3% एसिड इज एस्टरिफाइड, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अव्वल तो बच्चों हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगी कि कौन सी रिएक्शन है जो एस्टरिफिकेशन कर रही है। देखिए आपने यहाँ पर क्या लिया बच्चों, आपने लिया यहाँ पर एसिड CH3COH, और ये साहब ये रहा, और साथ में हमने लिया है बच्चों अल्कोहल जो कि ये रहा, और इन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप बच्चों क्या बना,
इन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप बना है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और साथ में बच्चों बन गया है यहाँ पर वाटर। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को हम बोला करते हैं एस्टरिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी काम की रिएक्शन है बच्चों, एस्टरिफिकेशन है ये। आपने एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराई और ये बना। अभी क्या बोला है बच्चों, देखिए बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल इनिशियली हमने इसके कितने मोल लिए 1, इसके कितने मोल लिए 1, और इसके भी कितने मोल लिए 1। आपने तीनों के 1 1 मोल लिया बच्चों, इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया। और एस्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब एस्टर के 0 मोल हैं। अब बच्चों जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब साम्यावस्था प्राप्त होगी, तो हमें बोला है बच्चों कि 54.3% एसिड इज एस्टरिफाइड। मतलब 100 मोल लेने पर इतने मोल एस्टर बनाते हैं। भाई आप जब 100 मोल लेते हैं तो उसमें से कितने मोल एस्टर बनाते हैं, 54.3%। यही कहा है आपने, शुरू में कितने मोल लिए 100, उसमें से कितनों ने एस्टर बनाया 54.3। तो एक पर कितना होगा बच्चों, एक पर होगा 0.543 एस्टर बना देंगे, ऐसा ही कुछ होगा बच्चों। एक पर बनाएंगे कितने, भाई 100 पर बनाते हैं कितने, आपने 100 मोल लिए, 100 पर बनाते हैं 54.3, तो एक पर बनाएंगे बच्चों 0.543। नेचुरली आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये कुछ कहानी आपके सामने आएगी और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। भाई इसके आगे क्या लिखा है 1, और इसके आगे भी क्या लिखा है 1। और जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करता है। भाई 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट, देन 1 मोल ऑफ दिस इज आल्सो रिएक्टिंग। तो इसके 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे। जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करता है। तो जब इसके 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे। ऐसा ही कुछ कहानी होगी बच्चों, बिल्कुल। और क्योंकि दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो दोनों के बराबर बराबर मोल रिएक्शन करेंगे। और जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है बच्चों तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल बनता है। तो जब इसके 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 0.543 मोल अब बन जाएंगे। When 1 mole of this reacts completely, then 1 mole of this is formed। अभी इसके 0.543 मोल ने रिएक्शन करी तो इसके 0.543 मोल बन जाएंगे। और जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है बच्चों तो इसका 1 मोल बनता है। अभी इसके 0.543 मोल ने रिएक्शन करी है तो इसके 0.543 मोल बनेंगे। और 1 मोल तो बच्चों आपने शुरुआत में ही ले लिया था, 1 मोल तो आपने शुरुआत में ही ले लिया था, इसलिए साहब आप उसे प्लस कर दीजिए। हमें टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 तो ऑलरेडी था और अब हो जाएंगे 0.543 + 1। होप ये कहानी समझ में आई है बच्चों। देखिए ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइकियोमेट्री पर बेस्ड है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको स्टाइकियोमेट्री के बड़े खूबसूरत सवाल कराए, बड़े अच्छे सवाल कराए, जिससे आपके सारे फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। 1 मोल जब इसका रिएक्शन करता है बच्चों तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करता है। तो जब इसके 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 0.543 मोल रिएक्शन करेंगे। और जब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका 1 मोल बनता है। तो जब इसके इतने मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके इतने बन जाएंगे और इसके भी नेचुरली इतने बन जाएंगे। और +1 इसलिए करेंगे कि शुरुआत में ऑलरेडी 1 मोल था। अब बच्चों जब मुझे Kc को लिखना है तो मैं Kc क्या लिखूंगा, Kc जो होगा बच्चों वो होगा न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, ये लीजिए CH3COO C2H5 ये लीजिए, और ये H2O ये लीजिए। और बच्चों यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में किसको लेना है, डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, एसिड को और C2H5OH को। भाई हमें पता नहीं है वेसल का वॉल्यूम क्या है, तो वेसल के वॉल्यूम को हम V सपोज कर लेते हैं। हम वेसल के वॉल्यूम को V सपोज कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 0.543/V और ये बच्चों 1.543/V। और ये बच्चों कितना होगा, इन दोनों को अगर हम देखें तो बच्चों दिस इज 0.457/V एंड अगेन सेकेंड कंपाउंड का भी बच्चों 0.457/V। ये कुछ कहानी आपके सामने आएगी बच्चों। न्यूमरेटर में आपने लिखा इनको, डिनोमिनेटर में आपने लिखा इनको। अब सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिए और आपको मिल जाएगा बच्चों 4।
इसकी वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 4 आ रही है। यहाँ एक बात किसी किसी के जहन में आती है कि सर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते समय बताया था कि हम सिर्फ गैस को लिखा करते हैं, यहाँ पर लिक्विड को आप लिख रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बात जो कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। हमने बोला था हम लिक्विड को और सॉलिड को नहीं लिखते, लेकिन इस केस में आप देखिए सारे के सारे लिक्विड हैं, जो भी है वो सब लिक्विड है बच्चों, इसलिए लिखा जा सकता है। या तो सारे के सारे गैस हो तब लिख दीजिए, सारे के सारे लिक्विड हो तब लिख दीजिए। और आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों उसमें तो सब कुछ लिक्विड में ही होता है, सब कुछ एक्वस फॉर्म में ही होता है, तो वहाँ तो फिर लिखना ही पड़ता है हम लोगों को। सो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में जो चेंजेस आते हैं वो इतने बड़े चेंजेस होते हैं कि वो हमको दिखाई देते हैं, और लिक्विड सॉलिड के अमाउंट छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए हमको लगता है कि हम उनको काउंट नहीं करेंगे, पर काउंट उनको भी किया जाता है, इसीलिए उनको उस समय काउंट नहीं करते थे। लेकिन अब तो क्या सब लिक्विड हैं, तो सब एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, इसलिए सबको लिखना हमको पड़ेगा। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल PCl5 को एक 100 लीटर के वेसल में 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया, जबकि इक्विलिब्रियम प्रेशर है साहब 2.05 एटमॉस्फेयर। आपसे पूछा है बच्चों PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इस रिएक्शन का Kp। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, मैंने एक बार रिवाइज करके सुना दिया आपको। देखिए साहब, इनिशियली हमने यहाँ पर इसके 3 मोल लिए थे। हाउ मेनी मोल्स वी हैव टेकन? वी हैव टेकन 3 मोल्स ऑफ PCl5। भाई मैंने T=0 पर इसके 3 मोल लिए। अब पूछिए बच्चों इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एक काम करते हैं साहब, हम मान लेते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो है साहब अल्फा। अल्फा है मतलब 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूट गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने सपोज कर लिया कि साहब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, मतलब 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूटे, तो 3 मोल लेने पर बच्चों 3 अल्फा मोल टूट जाएंगे। 1 मोल लेने पर कितने मोल टूटे? अल्फा मोल। तो 3 मोल लेने पर कितने टूट जाएंगे? 3 अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? 1 पर कितना? तो 1 मोल लेने पर अल्फा मोल टूटे, तो अल्फा 3 मोल लेने पर 3 अल्फा टूट गए, बचे इतने। अब जब इसका 1 मोल टूटता है तो बच्चों इसका 1 मोल बनता है। व्हेन 1 मोल ऑफ दिस इज डिसोसिएटेड देन 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस इज फॉर्म्ड। ऐसा ही कुछ होता है। तो जब इसके 3 अल्फा टूटेंगे बच्चों तो इसके 3 अल्फा और इसके भी 3 अल्फा मोल ही बनेंगे। आई रिपीट, इसके 1 मोल डिसोसिएट होने से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 3 अल्फा मोल टूटने से इसके 3 अल्फा मोल बनेंगे। इसके 1 मोल टूटने से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 3 अल्फा मोल टूटने से इसके बच्चे 3 अल्फा मोल बन जाएंगे। और अब इक्विलिब्रियम के टाइम पर बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम वो निकालते हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये लीजिए साहब, हमको वो कैलकुलेट करना होंगे। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन का 1 मोल है वो तो जैसा था बच्चों वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो नाइट्रोजन है बच्चों, इस रिएक्शन में देखिए नाइट्रोजन कहीं पर भी यूज़ हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। सो सम पीपल में थिंक कि हाँ साहब नाइट्रोजन कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखी है। कुछ हद तक मैं कह भी सकता हूं कि नाइट्रोजन कंफ्यूज करने के लिए ही दे रखी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं यूज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में तो भैया नाइट्रोजन के मोल भी काउंट होंगे, नाइट्रोजन के मोल भी काउंट होंगे, एंड एज सच देयर इज नो डायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। सो अगर आपने शुरू में उसके 1 मोल लिए थे तो उसके 1 मोल ही रहेंगे। ऑफ कोर्स PCl5 डिकम्पोज हुआ है, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है बच्चों कि PCl5 का विघटन, विखंडन, डिसोसिएशन हुआ है, लेकिन उसके इसलिए उसके अमाउंट में चेंजेस आए हैं, लेकिन नाइट्रोजन का अमाउंट जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। और फिर अभी PCl5 के कितने मोल बच्चों? PCl5 के इतने मोल, PCl3 के इतने मोल और Cl2 के बच्चों इतने मोल। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ देखिए बच्चों, तो ये 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसल हो गया, माइनस का था तो, और ये हो जाएगा बच्चों 4 + 3 अल्फा। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये बच्चों इक्विलिब्रियम के टाइम पर टोटल मोल्स आ गए, इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपके पास में टोटल मोल्स आ गए। अब आपने क्या करना है बच्चों? अब ये तो आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, अब हम लगाते हैं बच्चों PV = nRT। PV = nRT। अब
प्रेशर कितना है बच्चों, टोटल है प्रेशर 2.05 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है बच्चों 100 लीटर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों 4 + 3 अल्फा इंटू आर। आर की वैल्यू बच्चों इस केस में आएगी 0.0821 और टेम्परेचर बच्चों 227 डिग्री सेल्सियस है, उसे आप केल्विन में चेंज करेंगे और केल्विन में चेंज करने के लिए बच्चों उसमें 273 ऐड कर देंगे। ये आपके पास में प्रेशर है, ये आपके पास में वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये आर वो टी। अब आपको इसको सॉल्व करना बच्चों और आर की अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल फाइंड अल्फा की वैल्यू जो है बच्चों वो 0.33 आएगी। मतलब इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चों वो 0.33 होगी। इसके विखंडन की कोटि डिसोसिएशन की जो डिग्री होगी बच्चों वो 0.33 होगी। तो ये तो एक बात हो गई। मैं अब यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए नाइट्रोजन, फिर बोल रहा हूं, देखिए नाइट्रोजन की डायरेक्ट कोई यूटिलिटी नहीं है, कहीं रिएक्शन में नजर नहीं आ रही, लेकिन बच्चों जो टोटल प्रेशर है 2.05 एटमॉस्फेयर, उसमें कुछ प्रेशर ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का भी तो होगा। भाई नाइट्रोजन अगर उस वेसल में है, सो नेचुरली दैट नाइट्रोजन विल ऑफर सम प्रेशर, विल एक्सर्ट सम प्रेशर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेसल में हो वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करे। भाई अगर वो है वहां पर तो प्रेशर लगाएगी। ये बात है कि हाँ साहब वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, दैट आई एडमिट, मैं मानता हूं कि साहब नाइट्रोजन उस रिएक्शन में काम नहीं कर रही, लेकिन क्या कुल मिलाकर लगने वाले दाब में वो काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। उस कुल मिलाकर आरोपित किए गए दाब में बच्चों नाइट्रोजन का जरूर उपयोग है, तो इसीलिए आपको उसके टोटल मोल्स में उसको काउंट करना पड़ा। हम इसके देखते तो अलग बात थी, लेकिन टोटल प्रेशर में वो भी काउंट होगा। तो ये तो आ गया बच्चों अल्फा। अब क्या पूछा है बच्चों हमसे, इस रिएक्शन का केपी पूछा है, तो हम केपी निकालते हैं। और केपी किसी भी सब्सटेंस का निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। और PCl3 का पार्शियल प्रेशर होगा बच्चों 3 अल्फा अपॉन टोटल मोल्स। अभी आप 3 अल्फा अपॉन टोटल मोल, भाई उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल, और टोटल मोल जो आ रहे हैं बच्चों वो आ रहे हैं कितने, 4 + 3 × 0.33। मतलब ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये 3 अल्फा मतलब कुछ इतना। और एक सेकंड, किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, एंड दैट टोटल प्रेशर इज 2.05। टोटल प्रेशर इज 2.05। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ये 3 × 0.33 अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ये 1/5 होगा। सो ये आ जाएगा बच्चों 2.05/5 एटमॉस्फेयर। और फर्दर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज क्लोरीन का, तो क्लोरीन का भी क्या होगा बच्चों, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, भाई उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। नाउ यू विल फाइंड बच्चों दिस इज आल्सो 2.05/5 एटमॉस्फेयर, ये आएगा बच्चों। और उसके बाद में PCl5 जो होगा बच्चों, उसका पार्शियल प्रेशर देखें तो वो क्या होगा 3 - 3 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू फिर वही घिसी पिटी सी बात अपॉन बच्चों टोटल प्रेशर, मतलब फिर वही टोटल मोल्स, मतलब फिर वही बात। और ये आ जाएगा बच्चों कितना, दिस वुड बी 4.10/5 एटमॉस्फेयर। तो ये आपके पास में क्या आ गए बच्चों, ये आपके पास में PCl3 का पार्शियल प्रेशर आ गया, क्लोरीन का आ गया और PCl5 का आ गया। इन तीनों के पार्शियल प्रेशर निकाल देने के बाद बच्चों इट कम्स टू द फाइंडिंग Kp विच इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में यू विल राइट PCl3 का पार्शियल प्रेशर, डिनोमिनेटर में Cl2 का पार्शियल प्रेशर, और सॉरी Cl2 का न्यूमरेटर में, और ये साहब अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब PCl3 और Cl2 दोनों के पार्शियल प्रेशर सेम है बच्चों, तो मैं उन्हें डायरेक्ट 2.05/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और डिनोमिनेटर में बच्चों दिस इज 4.10/5। इसको आपको बच्चों फर्दर सॉल्व करना है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेने के बाद आपका आंसर आ पाएगा बच्चों। ये कैलकुलेशन वर्क आपको करना पड़ेगा, और इस कैलकुलेशन वर्क को कर लेने के बाद में बच्चों ये आ रहा है 0.204 एटमॉस्फेयर। मैं फिर कह रहा हूं कि भैया ये कैलकुलेशन वाला वर्क मैं जो है वो पहले से करके रखता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
तो ये है बच्चों क्वेश्चन पे छोटा सा लॉजिक ये था कि नाइट्रोजन का एज सच यहाँ पर डायरेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, देयर वाज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, बट टोटल प्रेशर लग रहा था जो बच्चों 2.05 एटमॉस्फेयर, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की उपयोगिता थी। और वो क्या उपयोगिता थी उसको आपने देखा बच्चों, उस बेसिस पर आपने अल्फा निकाला, और फिर किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर लगाते जाइए, खटाखट सॉल्व कर लीजिए। हाँ, वेरीफाई कर लीजिएगा कि हो सकता है मैंने जो कैलकुलेशन करके रखा हो वो सही ना भी हो। किसी वेसल में 1000 केल्विन टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा गया है, और आप बोला जा रहा है बच्चों कि इसमें कुछ ग्रेफाइट को मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, और इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है साहब वो 0.8 एटमॉस्फेयर आ रहा है। हमसे पूछा है इस रिएक्शन का केपी। सबसे पहले तो हमें वो रिएक्शन मालूम होना जरूरी है बच्चों, वो है क्या। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में जब आप ग्रेफाइट मिलाएंगे बच्चों तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लीजिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें आपने कार्बन को मिलाया, ग्रेफाइट फॉर्म में मिलाया, तो यहाँ पर बन गया बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब इनिशियली जीरो टाइम पर बिल्कुल बिगिनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना था बच्चों, 0.5 atm, इतना एटमॉस्फेयर था, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो वहाँ कुछ बोला नहीं है बच्चों, मतलब वो जीरो थी। और इस कार्बन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। अब बच्चों जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो आपको प्रेशर दे रखा है बच्चों, वो टोटल प्रेशर दे रखा है, वो सिर्फ इसका प्रेशर नहीं दे रखा, वो इन सब जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सबका टोटल प्रेशर दे रखा है। यू कीप अटेंशन हियर कि आपको जो प्रेशर दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, इक्विलिब्रियम के टाइम पर टोटल प्रेशर जो है दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर। अब मैं सपोज कर लेता हूं बच्चों कि ये जो प्रेशर था उसमें से पी प्रेशर की कमी आ गई, अब इसके 1 मोल अगर रिएक्शन करते हैं बच्चों तो इसके 2 मोल बनते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस आर फॉर्म, 2 मोल्स। तो इसके जब पी प्रेशर में कमी आएगी बच्चों तो इसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, 2p। आई रिपीट भाई, इसका 1 मोल था, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बने, 2 मोल बने, तो इसके प्रेशर में जब P की कमी आएगी बच्चों तो इसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर 2p बढ़ जाएगा। भाई 1 से बनते हैं 2, तो अगर P ने रिएक्शन करी तो नेचुरल बात है 2p। जैसा स्टाइकियोमेट्री हम लोग बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के लिए लगाया करते हैं, वैसे ही स्टाइकियोमेट्री बच्चों हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लगा सकते हैं। तो सपोज इट्स प्रेशर इफ इज डिक्रीज्ड बाय p देन इट्स प्रेशर वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2p। सो नाउ द टोटल प्रेशर वुड बी बच्चों 0.5 माइनस p प्लस 2p, 0.5 minus p plus 2p, and that is equals to बच्चों 0.8 atmosphere. But total pressure would be because of this, and this carbon is still existing in solid form, in graphite form will not exert any kind of pressure. So now you people need to solve this, and you will find this is 0.5 plus p is equals to 0.8. Solving this gives you this p is equals to 0.3. So ये बच्चों 0.3 एटमॉस्फेयर आ गया, ये 0.3 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया बच्चों। तो अब जो आ गया वो 0.3 एटमॉस्फेयर आ गया। अब आपको निकालना है केपी। तो केपी कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर निकालना है, तो दैट इज 2p, and that is 2p, that is 2 into 0.3 will give you 0.6 एटमॉस्फेयर। और रही बात बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो आएगा बच्चों दैट इज 0.5 माइनस p, एंड p इज इक्वल टू 0.3, सो दिस इज 0.2। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर बच्चों, इक्विलिब्रियम के टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर आ गया इतना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आ गया इतना। हमसे पूछा है इसका केपी, और केपी जो होता है बच्चों वो होता है न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे किसका पार्शियल प्रेशर, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे बच्चों प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। और चूंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, पावर 2 चढ़ा दूंगा, और उस आधार पर बच्चों CO की वैल्यू कितना है इसका 0.6 है, और ये कितना है बच्चों 0.2 है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, और आंसर आपका 1.8 एटमॉस्फेयर आ जाएगा।
इनिशियली हाइड्रोजन के 25 मिलीलीटर लिए गए हैं, आयोडीन के 20 मिलीलीटर लिए गए और इक्विलिब्रियम के टाइम पर बच्चों इनके 30 मिलीलीटर बन रहे हैं HI के। हमसे पूछा है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक बात समझें बच्चों कि हमें एक्चुअली पहली बात तो ये कि इसका जो आपको अमाउंट दे रखा है वो इक्विलिब्रियम के बाद का दे रखा है और इनके जो अमाउंट दे रखे बच्चों वो इनिशियल है। भाई इसका कौन सा अमाउंट है, इक्विलिब्रियम के बाद का, और इसके कौन से अमाउंट है बच्चों, बिल्कुल बिगिनिंग वाले। ऐसा नहीं कि हमको सबके इक्विलिब्रियम के दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए बच्चों, जब 2 मोल HI के बनते हैं, जब 2 मोल HI के बनते हैं तो हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन का बच्चों 1 मोल रिएक्शन करता है। भाई जब इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका 1 मोल यूज होता है। तो बच्चों अगर उसका 30 मिलीलीटर बना तो इसका 30 मिलीलीटर बना तो इसके कितने बन जाएंगे बच्चों, इसके कितने यूज होंगे, इसके 1 × 30/2 यानी कि 15 मोल हाइड्रोजन बच्चों जो है वो रिएक्ट कर लेगा, दैट वुड रिएक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए to make 2 moles of HI, 1 mole of hydrogen has to react. Why? Because here you see the stoichiometric coefficient of hydrogen is 1. So to make 2 moles of this, 1 mole of this has to react. उसके 2 मोल बनाने के लिए इसके 1 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 30 बनाने के लिए बच्चों कितने होंगे, जस्ट हाफ। ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, अदरवाइज पूरी यूनिटरी लगाइए साहब कि इसके 2 को बनाने के लिए इसका 1 लगता है तो इसके 30 को बनाने के लिए ये आ गया साहब। अब आप एक बात समझिए, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, मतलब अगर इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करेगा। अगर इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करेगा। तो अगर इसका 15 मोल ने रिएक्शन करी तो इसका भी 15 मोल ही रिएक्शन करेंगे। आई रिपीट, इसका 1 मोल जब रिएक्शन करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसका 15 करेगा तो इसका भी 15 करेगा। तो हाइड्रोजन कितना बच गया बच्चों, हाइड्रोजन फाइनली जो बच गया आफ्टर द इक्विलिब्रियम, वो कितना बचा बच्चों, 25 था, उसमें से 15 ने रिएक्शन कर ली, बचा 10। आयोडीन था और कितना था बच्चों, 20, उसमें से 15 ने रिएक्शन कर ली, बचा कितना बच्चों, 5। और HI तो सीधा सीधा आपको दे रखा है 30। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों न्यूमरेटर में हम हाइड्रोजन आयोडाइड को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में बच्चों हम हाइड्रोजन और आयोडीन को लिखेंगे। ये लीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जिस रेशो में उनके वॉल्यूम एक्चुअली लिए आपने इन गैसेस के, जिस रेशो में एक्चुअली आपने वॉल्यूम लिए हैं उसी रेशो में उनके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। समबडी में से किसन यहाँ तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखने होते हैं, बिल्कुल लिखने होते हैं, लेकिन मुद्दे की बात क्या बच्चों, ये गैस है और सब सेम टेम्परेचर पर हैं। तो जिस रेशो में उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी रेशो में उनका वॉल्यूम होगा, या जिस रेशो में उनका वॉल्यूम होगा उसी रेशो में उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, HI के बारे में अगर मैं बात करूं तो HI का होगा कितना बच्चों, HI का 30 और वेसल का वॉल्यूम मैंने V सपोज कर लिया, ये लीजिए, और ये कितना बच्चों 10/V और ये कितना बच्चों 5/V। आई रिपीट, भाई हाइड्रोजन को देखिए 10/V है और ये देखिए तो बच्चों 5/V, और इसको आपको फर्दर सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है और सॉल्व कर लेने के बाद में बच्चों ये आ जाएगा 60। मैं एक बार फिर से रिवाइज के दे रहा हूँ बच्चों, देखिए आपको ये शुरुआत के दे रखे और इक्विलिब्रियम के बाद का दे रखा। अब टू मेक 2 मोल्स ऑफ HI 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज टू रिएक्ट। 2 मोल HI बनाने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी तो इतने के लिए बच्चों इतनी करेगी। हाँ ओके, यहाँ किसी को हो सकता है कि सर आपने यहाँ मिलीलीटर लिखा वहाँ मोल लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, भैया यहाँ भी मोल कर लो वहाँ भी मोल कर लो, या यहाँ भी मिलीलीटर उसी तरह से वहाँ भी मिलीलीटर कर लीजिए। तो अब 15 मिलीलीटर ने रिएक्शन कर ली, शुरुआत में 25 थे, 15 ने रिएक्शन कर ली। अब यहाँ पर जब इसका 1 करेगा तो इसका भी 1 करेगा, तो इसके अगर 15 तो इसके भी 15, और इस तरह से बचेगा बच्चों 5। वैल्यूज फीड कीजिए, आंसर 60 आ जाएगा।